नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है किस्मत का खेल। सोहनलाल नाम का एक किसान पृथ्वीपुर गांव में रहता था। सोहन जैसे तैसे खेती किसानी करके अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। सोहनलाल की बेटी सुगमा, जो कि अब विवाह के योग्य हो चुकी थी, जबकि सोहनलाल का बेटा बांके अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। वैसे तो सोहनलाल के पास खेती की ज़मीन बहुत ही कम थी। अपनी ज़मीन में खेती के अलावा वह गांव के दूसरे बड़े किसानों के खेतों में भी काम किया करता था। इस काम में उसका बेटा बांके भी उसका पूरा साथ दिया करता था। बाप बेटा दोनों कड़ी मेहनत करते, परंतु फिर भी उनकी आमदनी बहुत ही कम थी। सोहनलाल की बेटी सुगमा, जो कि अब शादी के लायक हो चुकी थी, सोहन को अक्सर उसकी शादी की चिंता सताती रहती। उसकी बेटी की शादी के लिए कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन लड़की वालों की तरफ से मांगे जाने वाले दहेज को ना दे पाने के कारण अभी तक उसकी बेटी कुंवारी ही थी। अब सोहन के पास दहेज के लिए पैसे तो थे नहीं। वह अक्सर इसी चिंता में लगा रहता कि पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। एक दिन वह खेतों से काम करने के बाद रात को जब अपने घर में पहुंचा, तब उसकी पत्नी कहने लगी, अजी आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? आप कहाँ पर रह गए थे? सोहन कहने लगा, कुछ नहीं भाग्यवान, बस आज काम कुछ ज़्यादा था, वही निपटा कर आ रहा हूँ। ठीक है, आप जाकर हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सोहन कहने लगा, अरे नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, वैसे भी कुछ खास भूख नहीं लगी। उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आपने तो आज सुबह भी ढंग से खाना नहीं खाया था और फिर पूरे दिन इतना काम किया, थोड़ा सा तो खा लीजिए। परंतु फिर भी सोहनलाल ने खाना खाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी कहने लगी, मैं आपको पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, आप ना तो ठीक से खाना खाते हैं और ना ही ठीक से किसी से बात करते हैं। आप इतने गुमसुम क्यों रहने लगे हैं? आखिर बात क्या है? मुझे भी तो बताइए। परंतु सोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर उसकी पत्नी के कई बार पूछने पर सोहनलाल उससे कहने लगा, अब हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी करनी है और तुम्हें तो पता है कि इसके लिए जितने भी रिश्ते आते हैं वह कितना दहेज मांग रहे हैं। इसी वजह से हमारी बेटी का रिश्ता अभी तक पक्का नहीं हुआ। परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसकी शादी कैसे करूँगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तब उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। अरे कैसे होगी शादी भाग्यवान, मैं कैसे चिंता ना करूं? आखिर कुंवारी बेटी को कब तक हम अपने घर पर बिठाए रखेंगे? पत्नी कहने लगी, आप जमींदार के पास जाकर उनसे बात कीजिए और कुछ पैसे उधार लेकर आइए। उसके बाद हम उन्हें धीरे धीरे करके उनके पैसे लौटा देंगे। सोहन ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। मैं कल ही जाकर जमींदार साहब से बात करता हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। अच्छा, क्या बच्चे सो गए? हाँ, बस अभी अभी सोए हैं। इसके बाद सोहनलाल और उसकी पत्नी भी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सोहनलाल उठकर तैयार हुआ। वह सबसे पहले जमींदार के घर जा पहुंचा। जमींदार ने जब सोहन को आते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाई सोहन, क्या हाल है तुम्हारे? आज इधर कैसे आना हुआ? सोहन कहने लगा, जमींदार जी, बस आजकल हालात ठीक नहीं हैं, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, मुझे आपसे कुछ रुपए उधार चाहिए थे। जमींदार ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें कितने रुपये चाहिए? सोहन कहने लगा, जमींदार साहब, इस बार मुझे 2000 नहीं बल्कि पूरे 50,000 चाहिए। यह सुनकर जमींदार हैरान रह गया और कहने लगा, सोहनलाल, इतनी बड़ी रकम भला तुम्हें किस लिए चाहिए? क्या करोगे तुम इन पैसों का? जमींदार साहब, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है, इसीलिए मुझे इस बार कुछ ज़्यादा रुपये चाहिए। लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपको ब्याज समेत सारे रुपये वापस कर दूंगा। जमींदार ने कहा, सोहन, तुम एक बार सोच लो अच्छी तरह से। तुम तो जानते हो कि मैं समय का कितना पक्का आदमी हूँ। उधार के मामले में मुझे ब्याज बिल्कुल समय पर चाहिए होता है। सोहन कहने लगा, हाँ जमींदार साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं बिल्कुल समय पर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। यह सुनकर जमींदार सोहनलाल को 50,000 रुपये कर्ज के रूप में देने को तैयार हो जाता है। रुपये लेकर सोहन वापस अपने घर में आया तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या आपको पैसे मिल गए जी? सोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं जमींदार से पूरे 50,000 लेकर आया हूँ। अब हम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकेंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। सोहनलाल ने एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी कर दी। उस दिन के बाद से सोहनलाल कड़ी मेहनत करने लगा ताकि जमींदार का कर्ज समय पर चुकाया जा सके। इस काम में उसका बेटा भी सोहनलाल का पूरा साथ देता था। कुछ महीने बीतने के बाद जमींदार अपने 2 लोगों को साथ लेकर सोहनलाल के घर पर आ गया और कहने लगा, क्यों भाई सोहन, इस बार तूने मेरे ब्याज के पैसे नहीं दिए? जमींदार साहब, मेहरबानी करके मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। इस बार मेरी फसल ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण ख़राब हो गई है। पिछले कई महीनों से मुझे खेती में आमदनी भी नहीं हुई। घर का खर्च भी बड़ी ही मुश्किल से चल रहा है। जमींदार कहने लगा, भाई, इस बात से मुझे भला क्या लेना देना? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे हर महीने समय पर मेरे ब्याज के पैसे चाहिए, लेकिन पिछले 3-4 महीने से तुमने ब्याज भी नहीं चुकाया। ऐसे कैसे चलेगा भला? तुम ब्याज तक नहीं दे पा रहे हो तो मेरी असली रकम कैसे वापस करोगे? सोहनलाल कहने लगा, जमींदार साहब, इस बार मेहरबानी करके मुझे थोड़ा समय और दीजिए। मैं आपका सारा पैसा पाई पाई करके लौटा दूंगा। जमींदार गुस्से में धमकाते हुए कहने लगा, देख सोहन, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। मैं तुझे सिर्फ 1 महीने का समय देता हूँ। तूने मेरे ब्याज के पैसे नहीं दिए तो समझ लेना, मुझे हर महीने समय पर मेरे ब्याज के पैसे चाहिए। पिछले 3-4 महीने से तुमने ब्याज नहीं चुकाया तो मैं तुझसे तेरी सारी ज़मीन छीन लूँगा। ये धमकी देकर जमींदार वहाँ से चला गया। ये सब बातें सोहन का बेटा बांके भी सुन रहा था। वह कहने लगा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार मुझे यहाँ से निकलकर बड़े नगर राजधानी में जाने दीजिए। मैं वहाँ जाऊँगा तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकूँगा। हो सकता है मुझे राजा के महल में ही कोई नौकरी मिल जाए। इस तरह से हम अपना कर्जा चुका सकेंगे। सोहनलाल अपने बेटे बांके से कहने लगा, अरे बेटा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं भला तुम्हें दूसरे नगर कैसे भेज सकता हूँ? पिताजी, वहाँ जाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। कुछ समय के बाद मैं वहाँ पर धन कमाने लग जाऊँगा। उसके बाद हम अपना कर्जा भी चुका सकते हैं। यहाँ पर तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम ज़मीन है और दूसरों के खेतों में काम करके ज़्यादा धन नहीं कमाया जा सकता। ऊपर से खेती के कारण हमें इतना सारा नुकसान भी झेलना पड़ता है। आप मुझे बस एक मौका तो दीजिए, मैं वहाँ जाकर आपकी सारी समस्याओं को हल कर दूँगा। लेकिन सोहनलाल ने अपने बेटे की बात नहीं मानी और उसे जाने से मना कर दिया। उससे कहने लगा कि तुम ये बड़े नगर के सपने देखना छोड़ दो, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। हम लोगों को यहीं पर रहकर कुछ करना होगा। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। इस दौरान जमींदार ने कई बार सोहनलाल के घर आकर उसे धमकाया। सोहनलाल जैसे तैसे जमींदार के आगे गिड़गिड़ाकर अपने आप को बचाता रहा। धीरे धीरे अब सोहनलाल का बेटा बांके भी जवान हो चुका था। वह शरीर से हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था। और फिर एक दिन जमींदार सोहनलाल के घर पर आया। उसे अपना कर्ज वापस करने के लिए कहने लगा, परंतु सोहनलाल के पास तो पैसे थे ही नहीं। इस बार जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती सोहनलाल का खेत हड़प कर लिया। जमींदार ने तो हमारे सारे खेत भी छीन लिए, अब हम क्या करेंगे? सोहनलाल रोने लगा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, अब हम आखिर क्या करेंगे? जमींदार ने तो हमारे सारे खेत भी छीन लिए, अब हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे? पत्नी कहने लगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। मुझे पक्का विश्वास है कि ईश्वर सब ठीक कर देंगे। अब हम कोई दूसरा काम देखेंगे और खूब मेहनत से पैसे कमाएंगे।
खेत नहीं रहे तो क्या हुआ, हम दूसरों के खेतों में काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। अब सोहन और उसका परिवार दूसरे लोगों के खेतों में पूरा दिन काम करता, परंतु इसके बावजूद भी उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। अब सोहन लाल का बेटा बाके, जो कि युवा हो चुका था, अपने पिता से कहने लगा, पिताजी आप मेरी बात मान लीजिए, कृपया करके आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं दूसरे नगर जाकर खूब मेहनत करूँगा, खूब पैसे कमाऊँगा। आप देखना कितनी जल्दी हमारा समय बदल जाएगा। लेकिन इस बार भी सोहन लाल ने अपने बेटे की बात नहीं सुनी, उसे डांट कर वापस भेज दिया। तब सोहन की पत्नी सोहन से कहने लगी, आप अपने बेटे को एक मौका तो दीजिए, आखिर हमारा बेटा कितना मेहनती और कितना समझदार है। मुझे तो पक्का विश्वास है कि राजधानी में जाकर वह अच्छे से काम करेगा। अब तो वैसे भी हमारे पास हमारे खुद की ज़मीन नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर कोई अच्छा काम मिलता है। कम से कम उसे एक मौका तो देकर देखिए। मुझे तो पक्का यकीन है कि वह हमें निराश नहीं करेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोहन लाल सोच में पड़ गया और सोचने लगा, सचमुच हमें यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा। बाके को राजधानी जाने का इतना मन है तो क्या पता वहाँ जाकर उसका जीवन भी सफल हो जाए। और इसके बाद वह एक बार फिर से जमींदार के पास गया और उससे कुछ रुपये उधार लेकर आया। अपने बेटे को रुपये देते हुए वो कहने लगा, मैंने बहुत ही सोच समझकर एक फ़ैसला किया है कि तुम राजधानी जाओगे, इसलिए मैं कुछ पैसे उधार लेकर आया हूँ, ये पैसे तुम रख लो। बाके कहने लगा, पिताजी मुझे वहाँ पर जाने के लिए इतने ज़्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। नहीं बेटा, तुम ये पैसे अपने पास रखो, एक अनजान नगर में पैसे ही तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हें वहाँ पर पहुँचते ही कोई अच्छा काम थोड़ी ही ना मिल जाएगा। ना जाने तुम्हें कितने दिनों तक वहाँ पर काम की खोज करनी पड़े। ऐसे समय में ये धन ही तुम्हारे काम आएगा। देखो, वहाँ पर जाकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना। बाके ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और राजधानी की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिन का सफ़र तय करने के बाद वह राजधानी में पहुंचा। इस बड़े नगर की चमक धमक देखकर बाके हैरान था। बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे मकान, घोड़ा गाड़ियों पर घूमते लोग, यह सब देखकर बाके विस्मित हो गया। वहां पहुंचकर बाके ने सबसे पहले एक सराय में अपने लिए आसरा ढूंढ लिया और फिर अगले दिन से वह काम की तलाश में घूमने लगा। वह नगर के बाजार में गया, वहाँ के व्यापारियों से काम मांगने लगा, परंतु एक अनजान नगर में भला उसे काम कौन देता। आखिरकार उसे एक व्यापारी के पास काम मिल ही गया। बाके को अनाज की बोरियों को उठाकर गोदाम में रखने का काम मिला था। वह अपने इस काम को पूरा मन लगाकर करने लगा। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि एक दिन की बात है, जब बाके सेठ के यहाँ पर काम कर रहा था तो उसी समय बाजार में से उस राज्य का सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि तभी उसकी नज़र बाके पर पड़ी। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान बड़ी ही आसानी से भारी भरकम बोरियों को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा था। वह बाके की ताकत को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। कुछ देर तक वह बाके को काम करते हुए देखता रहा और फिर वह अपने घोड़े से उतरकर बाके के पास गया। कहने लगा, अरे नौजवान, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सेनापति को अपने सामने देखकर बाके एक क्षण के लिए घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, मेरा नाम बाके है, मैं पृथ्वीपुर गांव से आया हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे क्षमा कर दीजिए। सेनापति ने जब देखा कि बाके कुछ घबरा गया है तो मुस्कुराकर कहने लगा, अरे नहीं नौजवान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मैं तो तुम्हें इतनी मेहनत से काम करता हुआ देखकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम किस तरह से इतनी भारी भरकम बोरियों को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर इतनी आसानी से रख दे रहे हो। साथ ही तुम्हारा ये लंबा चौड़ा और शक्तिशाली शरीर देखकर मैं तुमसे बहुत ही प्रभावित हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही सम्मानजनक नौकरी दिलवा सकता हूँ, जिसमें तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। अच्छी नौकरी और वेतन का नाम सुनकर बाके की मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। वह खुश होकर कहने लगा, कहिए हुजूर, आप मुझसे क्या नौकरी करवाना चाहते हो? देखो युवक, मैं इस राज्य का सेनापति विक्रम सिंह हूँ और मुझे तुम जैसे बलशाली युवकों को अपने राज्य की सेना में भर्ती करने का काम सौंपा गया है। यहाँ से चलने के बाद
तुम्हें कुछ समय के लिए सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर तुम्हारी नियुक्ति सेना में कर दी जाएगी। वेतन की तुम चिंता मत करो। सेनापति का प्रस्ताव सुनकर बांके खुशी से उछल पड़ा। वह तुरंत ही सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सेनापति बांके को अपने साथ ले आया। कुछ दिनों सैनिक प्रशिक्षण लेने के बाद बांके को राज्य की सेना में भर्ती कर लिया गया। बांके की लंबी चौड़ी कदकाठी और उसकी शक्ति को देखते हुए उसे महाराज का अंगरक्षक बना दिया गया। अब उसके पास रहने के लिए एक अच्छा मकान था जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। और फिर एक दिन सेनापति से आज्ञा लेकर बांके अपने गांव में गया, जहां अपने माता पिता से मिला। उसके माता पिता यह देखकर बड़े ही खुश थे कि उनका बेटा राजमहल में राजा का अंगरक्षक बन गया। न सिर्फ बांके के माता पिता बल्कि पूरा पृथ्वीपुर गांव अब बांके के ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। सभी गांव वालों ने आदर सत्कार किया। कुछ दिन वहां पर रहने के पश्चात बांके ने अपने माता पिता से राजधानी में आकर रहने का आग्रह किया, जिस पर उसके माता पिता तैयार हो गए। जब बांके अपने माता पिता के साथ गांव से विदा हुआ तो पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए आया। इसके बाद बांके अपने माता पिता को लेकर अपने नए मकान में आ गया। कुछ समय के बाद बांके के माता पिता को बांके की शादी की चिंता सताने लगी। होते होते ये बात जब सेनापति को पता चली तो वह बांके के माता पिता से मिलने के लिए उनके घर पर आया। सेनापति ने बताया कि वे अपनी इकलौती बेटी की शादी बांके से करना चाहते हैं। जब बांके को इस बात का पता चला तो वह रिश्ते के लिए मना नहीं कर सका और फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर बांके और सेनापति की बेटी की शादी कर दी गई। इस तरह से बांके अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।